नमस्कार। आज हम बात करेंगे चक्रधरपुर के चुनावी नतीजों की, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। ये सिर्फ हार और जीत के आंकड़ों का खेल नहीं है, नहीं, ये जमीन से उठती हुई एक आवाज है जो शासन तक एक पैगाम पहुंचा रही है। देखिए, हमारा मकसद किसी व्यक्ति या किसी पार्टी पर उंगली उठाना नहीं है। हमारा काम है उस सिस्टम को समझना जो हम सबके भविष्य को तय करता है। तो इस विश्लेषण में हम ये देखेंगे कि कैसे कभी-कभी एक जीत भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपाई रखती है, और कैसे आंकड़े, अगर उन्हें सही से समझा जाए, तो वो बेहतर शासन का रास्ता दिखा सकते हैं। तो यही वो सबसे बुनियादी सवाल है ना, कि भाई एक जीत एक चेतावनी कैसे हो सकती है। सियासत में तो अक्सर जीत को ही सब कुछ मान लिया जाता है, लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में उतरते हैं तो वोटों के बदलते पैटर्न एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है धीरे धीरे घटते हुए विश्वास की, बढ़ती हुई उम्मीदों की, और उन अनसुनी शिकायतों की जो नतीजों के शोर में कहीं दब जाती हैं। चलिए इस विरोधाभास को समझने के लिए आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, +21.5%। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने चक्रधरपुर में इसी बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। ये एक लहर थी, लोगों का एक साफ जनादेश था। इसका मतलब ये था कि हर 5 में से एक वोटर जो शायद पहले कहीं और था, वो स्विंग होकर उनके पाले में आ गया। ये उनके समर्थन का पीक था, समझिए, एक ऐसी जीत जिस पर कोई सवाल ही नहीं था। और अब 10 साल बाद 2024 का ये आंकड़ा देखिए, +6.4%। हाँ, जीत तो अब भी है, पर वो जो लहर थी वो अब एक बहुत धीमी सी धारा बनकर रह गई है। 21.5% से 6.4% तक का ये जो सफर है, ये सिर्फ 15% पॉइंट्स की गिरावट नहीं है, नहीं, ये घटते हुए भरोसे का एक सीधा साफ संकेत है। ये इस बात का सबूत है कि भले ही कुर्सी मिल गई हो, पर जमीन पर पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। और यही है जीत के भीतर छिपी हुई वो चेतावनी। इस चेतावनी को अगर पूरी तरह से समझना है, तो हमें चक्रधरपुर की जमीन, वहां की मिट्टी और वहां के लोगों को समझना होगा। ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये एक जीता जागता समाज है जिसकी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी उम्मीदें हैं। तो चलिए अब खोलते हैं चक्रधरपुर की फाइल। जैसा आप इस नक्शे में देख सकते हैं, चक्रधरपुर झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में पड़ता है। पर यह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये वो इलाका है जहां जंगल, जमीन और पहचान की राजनीति एक दूसरे में उलझी हुई है। यहाँ जो भी फैसले होते हैं, उनका असर सिर्फ चक्रधरपुर तक नहीं रहता, बल्कि वो पूरे राज्य की आदिवासी राजनीति पर पड़ता है। यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोगों का मिजाज दोनों मिलकर यहाँ की सियासत की दिशा तय करते हैं। और ये हैं यहाँ के सामाजिक समीकरण। चक्रधरपुर एक आरक्षित सीट है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए। यहाँ की 63% आबादी आदिवासी हैं। इसका मतलब एकदम साफ है, यहाँ का सियासी भविष्य आदिवासी समुदाय के हाथों में है। उनकी चिंताएं क्या हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, और उनका वोट किस तरफ जाता है, यही यहाँ हार जीत तय करता है। अब जब हम आगे आंकड़ों को देखेंगे, तो इस सामाजिक सच्चाई को दिमाग में रखना बहुत जरूरी होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना जरूरी है, हर वोटर की अपनी एक गरिमा होती है, और एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपनी बात रखने का हक भी। हमारा संविधान भी यही कहता है। ये विश्लेषण इसी भावना का सम्मान करता है, जहां हम सिस्टम की बात करते हैं, व्यक्ति की नहीं। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां आंकड़े बोलना शुरू करते हैं। हम पिछले 3 विधानसभा चुनावों के वोटिंग पैटर्न का एक फोरेंसिक ऑडिट करेंगे, ताकि ये समझ सकें कि समर्थन की ये जमीन आखिर खिसकी कैसे, कौन से वोटर दूर चले गए और क्यों। इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए। 2014 में जेएमएम का वोट शेयर था 52.4%, एक मजबूत पकड़। फिर आया 2019 और ये आंकड़ा गिरा 46.5% पर। और अब 2024 में ये और नीचे आ गया है, सिर्फ 40.6% पर। तो आप देख रहे हैं, ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, ये एक लगातार गिरावट है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का वोट शेयर 2014 के 30.9% से बढ़कर 2024 में 34.2% हो गया है। आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि जेएमएम का जो पारंपरिक वोट बैंक है, वो धीरे धीरे उनसे छिटक रहा है और विपक्ष की जमीन मजबूत हो रही है। ये बार चार्ट उस गिरावट को और भी साफ कर देता है। देखिए, बाईं तरफ 2014 का वो ऊंचा टॉवर और दाईं तरफ 2024 का ये छोटा टॉवर। ये लगभग 12% पॉइंट्स की सीधी गिरावट है। देखिए, किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए ये आंकड़ा खतरे की घंटी से कम नहीं है।
ये बताता है कि पार्टी सिर्फ जीत के मार्जिन में ही नहीं बल्कि अपने कुल समर्थन के आधार में भी सिकुड़ रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर समर्थन इतना ज्यादा गिरा तो जेएमएम 2024 में जीत कैसे गई? जवाब दो वजहों में छुपा है। पहली वजह, एक बिखरा हुआ विपक्ष। अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ता तो नतीजा शायद कुछ और होता। और दूसरी वजह, कुछ खास वोटर समूह जैसे कि आदिवासी युवा और महिलाएं, इन स्विंग वोटर्स के एक छोटे से हिस्से ने ही आखिरी समय में जेएमएम का साथ दिया, जिससे उनकी नैया पार लग गई। मतलब ये जीत जेएमएम की अपनी ताकत से ज्यादा विपक्ष की कमजोरी का नतीजा थी। देखिए, आंकड़े हमें ये तो बता देते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताते कि क्यों हुआ। इस क्यों का जवाब हमें जमीन पर मिलता है, लोगों के बीच, उनकी शिकायतों में, उनकी हर रोज की मुश्किलों में। तो अब हम विश्लेषण के उस हिस्से में चल रहे हैं जहां हम डेटा को लोगों की भावनाओं से जोड़कर देखेंगे। ये किसी एक इंसान की आवाज नहीं है, ये चक्रधरपुर के हजारों घरों की असली कहानी है। बेरोजगारी और पलायन, ये वहां की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक सच्चाई है। जब नौजवानों को अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं रह जाता, ये एक भावनात्मक मुद्दा बन जाता है जो सीधे सीधे वोटिंग के फैसले पर असर डालता है। ये वो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसने जेएमएम के समर्थन में सबसे गहरी सेंध लगाई है। यहाँ वोटर्स की 4 सबसे बड़ी चिंताएं लिस्ट की गई हैं। नंबर 1 पर बेरोजगारी और पलायन, नंबर 2 जमीन और खनन के अधिकार, जो आदिवासी पहचान से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। तीसरे नंबर पर है आदिवासी कल्याण योजनाएं जो जमीन पर ठीक से नहीं पहुंच पा रही, और चौथे पर सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी। ये सिर्फ शिकायतों की लिस्ट नहीं है, समझिए, ये एक रिपोर्ट कार्ड है। और ये रिपोर्ट कार्ड बता रहा है कि शासन और जनता के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। अच्छा, तो हमने समस्या को समझा, उसके कारणों को भी जाना। अब बात करते हैं समाधान की। सिर्फ समस्या गिना देना तो काफी नहीं होता, एक जिम्मेदार विश्लेषण का काम रास्ता दिखाना भी है। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है कि कैसे इस घटते हुए विश्वास को दोबारा हासिल किया जा सकता है। चलिए इस गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। इस रणनीति को नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब एक 4 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी। इसका पहला स्तंभ है चुनावी लक्ष्यीकरण, यानी उन वोटर ग्रुप्स पर खास ध्यान देना जो दूर जा रहे हैं। दूसरा, संगठनात्मक समीकरण, मतलब पार्टी के ढांचे को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत करना। तीसरा है नैरेटिव नियंत्रण, यानी सरकार के काम का सही संदेश जनता तक पहुंचाना और उनकी शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। और चौथा, संसाधन अनुकूलन, यानी समय, पैसा और लोगों का सही इस्तेमाल करना। ये चारों स्तंभ मिलकर एक मजबूत वापसी की नींव तैयार कर सकते हैं। और ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर नहीं है, इसे लागू करने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान भी है, जिसे विन बैक लैडर कहा गया है। ये एक तरह की उल्टी गिनती है। चुनाव से 90 दिन पहले रिसर्च और रणनीति से काम शुरू होता है। 60 दिन पहले एक नया नैरेटिव लोगों के बीच ले जाया जाता है। 30 दिन पहले जमीन का मूड भांपा जाता है और जरूरी समझौते किए जाते हैं। आखिरी 15 दिनों में पूरे अभियान में तेजी लाई जाती है और चुनाव के दिन ये पक्का किया जाता है कि हर समर्थक पोलिंग बूथ तक पहुंचे। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या डेटा और रणनीति पर बना ये ब्लूप्रिंट उस विश्वास को दोबारा बना सकता है जो पिछले 10 सालों में धीरे धीरे टूटा है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ रणनीति को लागू करने में नहीं बल्कि नियत में है। ये ब्लूप्रिंट एक मौका है शासन को दोबारा जनता से जोड़ने का। चक्रधरपुर का ये विरोधाभास सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए एक सबक है कि असली जीत आंकड़ों में नहीं, जनता के विश्वास में होती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 420 41602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।